हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम 100 से ज्यादा एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसको आप कर जाते हो तो आप एमसीक्यू छोड़ के नहीं आओगे और आपके सारे एमसीक्यू सही जाने वाले हैं। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिल जाएंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ पर्सनल क्वेरी तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। तो पहले चैप्टर की बात करते हैं। नाम क्या है? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव भूगोल जो है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसका कथन है भाई? किसने डेफिनेशन दी है मानव भूगोल की? रेडजेल ने दी, हटिंगटन ने दी है, विडाल डी ला ब्लास ने दी है और एलन सी सैंपल ने दी है। तो आपको पता होना चाहिए एलन सी सैंपल की जो है ये डेफिनेशन है मानव भूगोल की। आपको पता है तीन तीन विद्वान थे, कह सकते हो, जिन्होंने क्या करे थे, डेफिनेशन दी थी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही जो है टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया है, इसका उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना। आपने जब संभववाद वाली पढ़ी थी, संभववाद वाली विचारधारा पढ़ी थी, तब आपको बताया गया था कि जो इंसान है वो प्रकृति के नियमों को जब समझता है तब जाके क्या है वो टेक्नोलॉजी का विकास कर पाता है। तो आपको बताना है कि इसका उदाहरण क्या है कि उसने प्रकृति के नियमों को समझा, उसके बाद क्या करा यहाँ पर, उसने टेक्नोलॉजी का विकास करा। तो वायु गति के नियम, डीएनए और अनुवांशिकी के रहस्यों की समझ, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना, जिस वजह से आग की खोज हो पाई। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भाई टेक्नोलॉजी का विकास कर पाया प्रकृति के नियमों को समझने के बाद, तो इसके एग्जाम्पल ये तीनों ही है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चले और आगे देखो भाई, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसका है? ठीक है भाई। तो यहाँ पर ना एक वर्ड मिसिंग है वैसे, कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है भाई? संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? रेडजर, एलन सी सैंपल, पोल विडाल डी लाब्लास, और इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए रेडजेल के द्वारा दिया गया है, और सबसे फेमस डेफिनेशन है ये किसकी? मानव भूगोल की, जो एग्जाम में आती भी है, ध्यान रखना। आगे चलो। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को डैश कहा गया है। तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियां हैं, इंसान को कुछ पता नहीं है, इंसान डरता था प्रकृति से। तो ये कौन सी प्रक्रिया, कौन सी विचारधारा है? ये संभववाद है, नवनिश्चयवाद है, पर्यावरणीय निश्चयवाद है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है, जिसको हम और किसी नाम से भी जानते हो, आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद को हम और किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट में बताना मुझे। आगे चलो। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? आपको बताना है कि संभववाद से रिलेशन किस विद्वान का है। इमैनुअल कांट का है, रेटजेल का है, रीटर का है, विडाल डी लाब्लास का है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है भाई। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की बात करूं, ग्रिफिथ टेलर का संबंध किस विचारधारा से है? और काफी फेमस विचारधारा है ये, जो कि बैलेंस बनाने का काम करती है। तो संभववाद, नवनिश्चयवाद, निश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद का जो रिलेशन है वो ग्रिफिथ टेलर से है। ये दो विचारधारा जो आपने पढ़ी, संभववाद और पर्यावरण निश्चयवाद, उनके बीच का मार्ग प्रस्तुत करने का काम ये करती है, ध्यान रखना है आपको। आगे चले। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो नवनिश्चयवाद को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? ठीक है, आपको आपने पढ़ा है कि जो भूगोल है उसके भी क्षेत्र हैं, है ना, उस क्षेत्र के भी उपक्षेत्र हैं। तो आपसे पूछा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा? इनमें से उद्योग भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, निर्वाचन भूगोल है और विपणन भूगोल है। तो निर्वाचन भूगोल क्या है? बेसिकली अपना राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चले। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो ये कथन किसका है? तो माल्थस ने दिया है, रेडजल ने दिया है, जॉर्ज बी क्रेसी ने दिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये कथन आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी जब खोलोगे और सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है ना, जो लिखी है मैंने यहाँ पर। तो जॉर्ज बी क्रेसी का ये कथन है, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? पता आपको तीन घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो नगरीकरण जो है जनसंख्या परिवर्तन घटक नहीं है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी दशा जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? तीन अवस्था लगभग हमने पढ़ी है।
तो कौन सी अंतिम अवस्था को दिखाती है? ठीक है, इनमें से उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यता, ये तो पहले की है, ठीक है, ये फर्स्ट की है, ये फर्स्ट अवस्था है। महामारी है, ये भी फर्स्ट की है। जनसंख्या का अशिक्षित होना, ये भी फर्स्ट की है। नगरीय जनसंख्या एवं तकनीकी रूप से विकसित होना, ये है भाई कि जनसंख्या नगरीय हो चुकी है और तकनीकी रूप की तकनीकी समझ उसको आ चुकी है। ये तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अंतिम अवस्था की एक खासियत है। आगे चले, निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है ना? आपने पढ़ी है, आपने ऋणात्मक वृद्धि पढ़ी है ना, धनात्मक वृद्धि पढ़ी है, लेकिन आपसे वास्तविक वृद्धि पूछी गई है कि भाई एक्चुअल में कितने लोग बढ़े हैं, जनसंख्या में कितना एड ऑन हुआ है, कितना कमी आई है, तो एक वास्तविक वृद्धि कहते हैं इसको। तो कैसे निकाली जाती है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर करोगे, नहीं निकलेगी वास्तविक, ठीक है, क्योंकि लोग आते भी हैं किसी नई उस जगह, नई जगह पे उस जगह को छोड़ के जाते भी हैं। तो ऑप्शन जो बी है ना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या? जन्म दर माइनस मृत्यु दर, प्लस करना है आपको आप्रवास और उत्प्रवास, कितने लोग आए माइनस कितने लोग गए। जब आप इसको इसको निकाल के इसका डिफरेंस निकाल के ऐड करोगे तो आपकी वास्तविक वृद्धि दर आ जाएगी। आगे चले, देखो भाई, अशोधित जन्म दर को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो अशोधित जन्म दर है बेसिकली आपको बताना है किसके द्वारा व्यक्त करा जाता है, मतलब क्या होता है? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में, प्रति लाख स्त्रियों द्वारा, हटाओ इसको, प्रति 10,000 स्त्रियों द्वारा, हटाओ इसको, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रति 1000 स्त्रियां हैं उसके द्वारा दिए गए जीवित बच्चे, यानी इसमें जन्म कि प्रति 1000 स्त्रियों पे कितने बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो जीवित है, तो वो क्या हो जाएगा आपका जन्म दर हो जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जनांग के संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था को दिखाता है? ठीक है, आपको दूसरी अवस्था के बारे में बताना है। उच्च प्रजनन, उच्च मृत्यता और निम्न जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, तो देखो भाई ये जो है ना, ये दोनों ही जो बेसिकली है अपना, ये फर्स्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट से रिलेटेड है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना ये आपका सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। आगे चले, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा, ठीक है, आप जब चैप्टर का एंड कर रहे होगे तब आपको ये लाइन मिलेगी कि थॉमस माल्थस के बारे में उसने क्या कहा है। ठीक है, कि खाद्यापूर्ति बढ़ेगी, लोगों की जो संख्या है वो खाद्यापूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी और खाद्यापूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसने ये कहा था कि जो लोगों की जनसंख्या है ना वो इतनी तेजी से बढ़ेगी भाई खाद्य की आपूर्ति हो ही नहीं पाएगी, यानी खाद्य आपूर्ति थोड़ी कम रहेगी, हमेशा जनसंख्या ज्यादा ही बढ़ती रहेगी। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो मानव विकास का अर्थ क्या है भाई? आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, गुणवत्ता में सुधार, इनमें से कोई नहीं, तो गुणवत्ता में सुधार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलो, निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? 4 स्तंभ है, ध्यान रखना है, तो कौन सा नहीं है? व्यापारीकरण नहीं है, तो ये डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, अपने विकल्प को चुनने की शक्ति का विचार करना डैश कहलाता है। अगर कोई बंदा है अपने चॉइस को वो हासिल कर पा रहा है, अपने विचार के अपने चॉइस के बारे में सोच पा रहा है, तो उसका मतलब वो क्या दिखा रहा है? आत्मविश्वास को दिखा रहा है, उत्पादकता को दिखा रहा है, सशक्तिकरण को दिखा रहा है, संसाधनों तक पहुंच को दिखा रहा है। ध्यान रखना, सशक्तिकरण को दर्शाता है। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि जो बंदा है वो अपने विचारों के बारे में सोच पा रहा है, ठीक है, जो विचार उसको आ रहे हैं उसको वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है ना, अपने विकल्पों को चूज कर पा रहा है, जो उसके सामने 10 चॉइस है वो चूज कर पा रहा है, तो सशक्तिकरण को दिखाता है ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध मानव विकास सूचकांक से है? ठीक है भाई, मानव विकास सूचकांक से किसका रिलेशन है? जॉर्ज बी क्रेसी का, माल्थस का, डॉक्टर महबूब उल हक का, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन देख के आप पता कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों में नहीं होती है? ठीक है, आपने पढ़े थे भाई, जो देश विकास के स्तर पे आपने पढ़ा था कि कोई विकसित देश है, कोई मध्यम लेवल पर है, कोई निम्न स्तर पर है, तो आपको बताना है कि जो निम्न स्तर पर देश है ना विकास के मामले में, उनमें कौन सी खासियत आपको देखने को नहीं मिलती है? तो राजनीतिक उपद्रव, ये तो देखने को मिलता है भाई, जब भी तो निम्न स्तर पर है। सामाजिक खंडों में अधिक निवेश, यानी कि आप समाज के कल्याण के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, ये तो भाई आपको निम्न स्तर वाले देशों में देखने को नहीं मिलेगी। वहां तो भाई राजनीतिक उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, घरेलू चलता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये विशेषता आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलो,
निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास के उपागमों में सबसे पुराना है? आपने उपागम पढ़े हैं भाई, तो सबसे पुराना कौन सा है उसमें से? कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है, आयु उपागम है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए आयु उपागम को सबसे पुराने उपागमों में से एक माना जाता है, जिसमें मानव विकास को जो है आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी वो उतनी ज्यादा ही स्वतंत्रता हासिल कर रहा होगा या भोग रहा होगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको हम बोलते हैं ILO, द्वारा कौन सा उपागम प्रस्तावित किया गया है? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर इसने आधारभूत आवश्यकता उपागम, ठीक है ना, ये उपागम जो है इधर आएगा। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम इसने जो है प्रस्तावित करा था। यहाँ पर इन्होंने 6 बेसिक नीड्स की बात करी थी। ठीक है, 6 बेसिक नीड्स की बात यहाँ पर इन्होंने करी थी। तो अब ये 6 बेसिक नीड्स कौन कौन सी थी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, आगे चलो। मानव विकास के एक उपागम को वही समता उपागम का संबंध है किस विद्वान से है? मतलब आपसे पूछा है कि मानव विकास का उपागम है समता उपागम, इसका संबंध किससे है? डॉक्टर महबूब हक से है, रेडजल से है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये करते हैं कि अगर आपको मानव विकास करना है तो उनकी क्षमताओं का निर्माण करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, कहते हैं भाई क्षमता का निर्माण करो। क्षमता का निर्माण कैसे होगा? संसाधनों तक पहुंच के सहाय। ठीक है, कि आपको आप क्या करो भाई, उस पर्सन को जिसका विकास आप कर रहे हो उसको संसाधनों तक हासिल, उसको संसाधन हासिल कराओ। ठीक है, संसाधन तक पहुंच उसकी कराओ। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? उसकी क्षमता का निर्माण हो जाएगा और उसका विकास भी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, अगले चैप्टर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है? ठीक है भाई, तो जपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनाया जाता है? मक्खन। ठीक है भाई, कुनैन, चिकल, पेय पदार्थ। तो चिकल भाई ध्यान रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है भाई। भारत, पाकिस्तान, नीदरलैंड, कनाडा। तो नीदरलैंड आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको, जो नीदरलैंड है वो आपका भाई जो पुष्प उत्पादन है उसमें क्या रखता है भाई, अपनी एक स्पेशलिटी रखता है। आगे चले, निम्न में से किस देश से वाणिज्य पशुधन पालन नहीं करा जाता है? यानी कि आपने पढ़े होंगे बहुत सारी कंट्री, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिनमें जो है वाणिज्य पशुधन पालन नहीं करा जाता है। तो न्यूजीलैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है और कनाडा है। तो भाई ये तीनों ही जो है ना इसमें शामिल है, किसमें? वाणिज्य पशुधन पालन में, लेकिन कनाडा शामिल नहीं है। कनाडा शामिल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलो। आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में की जाती है? जो आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि जो केवल अपने भरण पोषण के लिए ही करी जाती है, वो किस जगह पर करी जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में करी जाती है। आगे चले, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है ना भाई? कि कोई जो लोग हैं वो किस दूसरी जगह पे गए, उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे गए, वहां की जितनी वनस्पति थी उसको जला दिया। तो किस प्रकार की कृषि में करा जाता है? चावल प्रधान कृषि में, मिश्रित कृषि में, स्थानांतरणशील कृषि में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल ध्यान रखना भाई, स्थानांतरणशील कृषि में जो है आपको ये देखने को मिलता है कि वनस्पति को जला दिया जाता है। आगे चले। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो लादांग, झूमिंग, वाणिज्य कृषि, और इनमें से कोई नहीं। तो झूमिंग कहा जाता है भाई, ध्यान रखना है आपको, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वहां पर इसी कृषि को झूमिंग कहा जाता है। आगे चले। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अभी जो स्थानांतरणशील कृषि है ना, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा भाई मध्य अमेरिका और मैक्सिको में किस नाम से जाना जा रहा है? झूम खेती, कर्तन दहन, मिल्पा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको सिंपल सा मतलब ध्यान रखना में मिल्पा कहा जाता है। आगे चले। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा, झूमिंग, लदांग, और इनमें से कोई नहीं? देखो भाई, लास्ट बच गया अपना लदांग, ठीक है ना?
तो लद्दाख हो जाएगा, जो मलेशिया और इंडोनेशिया में नाम से जाना जाता है। आगे चले, निम्न में से किसने विश्व के अनेक भागों में रोपण कृषि की शुरुआत करी थी? तो भाई यूरोपियों ने स्टार्ट करी थी, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलो, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? रोपण कृषि में, निर्वाह कृषि में, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में, भूमध्य सागरीय कृषि में? तो सिंपल सा इसका आंसर है भूमध्य सागरीय कृषि में जो है आपको खट्टे रसदार फलों की खेती देखने को मिल जाती है। आगे चले, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता मिली? रूस, भारत, डेनमार्क और नीदरलैंड। आपको बताना है कि जो ये सहकारी कृषि है, जिसमें जो है सारा आपस में मिल बांट कर जो है संसाधनों का यूज करते हैं, कृषि कर रहे होते हैं, तो कहाँ पर आपको ज्यादा सफलता देखने को मिली है? रूस, भारत, डेनमार्क और नीदरलैंड। तो आपका आंसर सिंपल सा होना चाहिए, डेनमार्क में आपको जो है ये देखने को मिला है, डेनमार्क को ज्यादा सफलता मिली है। आगे चले, निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि को कूपिक खनन भी कहा जाता है? ठीक है, नाम है ना भाई, खनन वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो धरातलीय खनन को कहा जाता है, भूमिगत खनन भी कहा जाता है, या लघु खनन, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका कूपिक खनन है, ठीक है, कूपिक या कुपकी खनन, ठीक है भाई, कुपकी खनन, ठीक है भाई। तो भूमिगत खनन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है थोड़ा आप गहराई तक क्या कर रहे हो, खनन कर रहे हो। और धरातलीय खनन में क्या होता है, जब ऊपर ऊपर ही ऊपर आप क्या करो, थोड़ी खुदाई कर दो, ज्यादा गहराई में आप नहीं जा रहे हो। आगे चलें, अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो कि है द्वितीयक क्रिया। क्या? द्वितीयक क्रिया नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो वे उद्योग जो व्यापारिक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो आपसे पूछा है ऐसे उद्योग जो काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं और स्थानों में बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जहाँ भी लगेंगे वहाँ प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। तो कौन से होते हैं? बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, स्वच्छंद उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है भाई, स्वच्छंद उद्योग होते हैं, जहाँ पर ये लगता है वहाँ प्रदूषण नहीं फैलाते, और ये काफी डाइवर्सिफाइड, मतलब कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो उद्योग लग रहे होते हैं, जो कि स्वच्छंद उद्योग के अंदर आते हैं। इसमें जैसे कि पार्ट्स को असेंबल करने का काम हो जाता है, वो इसी प्रकार इसी में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सी निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? जहां पर बिल्कुल आप छोटी इकाई बता रहे, जो बिल्कुल निर्माण, जहां पर आप कुछ प्रोडक्शन करो, सबसे छोटे स्तर पर आता है। लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, कुटीर उद्योग। तो भाई कुटीर उद्योग आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, जो निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, जहाँ पर परिवार के सदस्य मिलकर क्या कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो कि डेली यूज की चीजें होती है और स्थानीय स्तर पर बिक भी जाती है वो। आगे बात करें, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी कि जो मालिक होगा वो व्यक्तिगत एक बंदा ही होगा। तो पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे अर्थव्यवस्था पूछा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है? तो पूंजीवाद में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जो है कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, यहाँ पर जो है भाई प्राइवेट मार्केट ज्यादा चलता है, यानी कि हर बंदा अपना मालिक ज्यादा देखने को मिलता है, सरकार का इंटरफेयर कम देखने को मिलता है, और कंपटीशन वाला मार्केट होता है पूंजीवाद। आगे चले, भारत और चीन जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किस प्रकार के उद्योगों का विकास करा है? कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, स्वच्छंद उद्योग। तो छोटे पैमाने के उद्योग क्या करें, हमें उनका विकास करें ताकि जो है रोजगार मिल जाए, ठीक है। भारत और चीन के अंदर दबा के जो छोटे पैमाने के उद्योग लगाए गए हैं। आगे चले, किस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है? जो प्राकृतिक रूप से रासायनिक खनिज हमको मिल रहे हैं, तो किस प्रकार के उद्योगों में वो यूज करे जाते हैं? कृषि आधारित में, वन आधारित, रसायन आधारित, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा नाम से पता चल रहा है भाई, रसायन आधारित उद्योग में जो है हम यूज कर रहे होते हैं। समझ आ गया भाई? देखो, अगर तुमको वीडियो पसंद आई है ना भाई, तो अभी कमेंट में थम्स अप लिख के भेजो, ठीक है, अभी, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो। आगे चले, हाथी दांत उद्योग किस प्रकार के उद्योग का एक उदाहरण है? जो हाथी दांत उद्योग है, ये किस प्रकार के उद्योग का एक उदाहरण है? रासायनिक उद्योग नहीं होगा, खनिज आधारित उद्योग नहीं होगा बिल्कुल भी, पशु आधारित उद्योग ये हो जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो है पशु का यूज करा जा रहा है। आगे चलें, निम्न में से श्रमिकों का प्रकार अधिक दक्ष और उच्च होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो आपसे पूछा है कि भाई कौन से श्रमिकों का जो प्रकार है ना, जहाँ पे जो श्रमिक लगते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? पीले कॉलर, सफेद कॉलर या नीले कॉलर? जो काफी दक्ष होते हैं और काफी हाई लेवल पर होते हैं, नीला कॉलर, सफेद कॉलर, पीला कॉलर, या इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखना है भाई, आंसर जो आपका हो जाएगा वो सफेद कलर हो जाएगा। आगे चले, अगला चैप्टर तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, ये अगला चैप्टर आपका आ गया है। तो निम्न में से कौन सा पंचम क्रियाकलापों से संबंधित है? ठीक है, आप सोचते हो 3 क्रियाकलाप है लेकिन 5 है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। थोक व्यापार, जल परिवहन, अनुसंधान एवं विकास और परामर्शदाता, किस में आएगा भाई? थोक व्यापार नहीं आएगा, जल परिवहन नहीं आएगा, अनुसंधान एवं विकास और परामर्शदाता। तो जो आपका जो डी है ना, ये आपको पंचम क्रियाकलाप में आएगा, ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जो आपका आप कोई बच्चे क्या करेंगे, सी लगा लगा देंगे। ये आपका भाई चतुर्थ में आता है, क्या आता है ये? चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति किसके द्वारा की गई? टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं, तो इंटरनेट के द्वारा की गई थी वैश्विक संचार तंत्र में। आगे चले, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप, बहुत बार आया है भाई, तो पर्यटन है। सबसे बड़ा कोई क्रियाकलाप है टर्शरी सेक्टर के अंदर, तो आपका पर्यटन ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई, ध्यान आपको रखना है। आगे देखो, ये आपका आंसर हो गया। वे कार्य जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो जिनमें भाई उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण आते हैं, तो वो आपका द्वितीय क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, पंचम क्रियाकलाप है, चतुर्थ क्रियाकलाप है। तो आपका भाई चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें क्या है आपका उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण। अन्वेषण मतलब समझ सकते हो भाई, खोज टाइप कुछ करना, और खोज का मतलब वही अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान करना, कुछ विकास करना, यानी कुछ नई चीज, कुछ नई तकनीक आप खोज कर लेना, तो वो सब आपका चतुर्थ क्रियाकलाप में ही आता है। आगे चलें, तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय क्या सम्मिलित होता है? जो आपका टर्शरी सेक्टर है, यहाँ पर मूर्त वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, के बजाय क्या सम्मिलित होता है? सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन, कच्चे माल का प्रक्रमण, ज्ञान प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, सेवाएं जो सर्विस होती है वो टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड होती है, ठीक है। कच्चे माल का प्रक्रमण ये नहीं होगा, ज्ञान प्रशिक्षण और उपरोक्त सभी। तो आपका ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर बेसिकली जो सेवा, यहाँ पर तो आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, यहाँ पर कोई आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, प्रोडक्ट बनाओगे तो वो सेकेंडरी में आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, बल्कि यहाँ पर आप सर्विस को बेच रहे हो। जैसे कि आप एक मान लो टीचर है, देखो वो भी पढ़ाता है, तो वो एक सर्विस है एक तरह से उसकी, वो टर्सरी में आएगा, ठीक है। एक आपका जो लॉयर है, वो भी हो गया, एक डॉक्टर हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, ये सब टर्सरी में आएंगे। ये क्या आएंगे भाई आपके टर्सरी में, ये आएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मूर्त वस्तुओं का उत्पादन के बजाय, मूर्त वस्तु मतलब कोई जिसको आप पकड़ सकते हो, ठीक है, बेच सकते हो फिजिकली, वही चीज है। तो उसके बजाय क्या शामिल होता है? तो सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन यहाँ पर शामिल होता है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक किस क्रियाकलाप में जो है रोजगार पाते हैं? यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था की बात हो, जैसे कि भाई आपका सेक्टर आज अमेरिका है, तो वहां पर किस सेक्टर में ज्यादा लोग लगे रहते हैं? तृतीय क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है भाई, जो आपका टर्सरी सेक्टर होता है उसमें सबसे ज्यादा लोग लगे रहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। आगे चले, चतुर्थ क्रियाकलाप केंद्रित होते हैं शिक्षा पर, कुशलता पर, खेती पर, अनुसंधान और विकास पर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, समझा चुका हूँ पीछे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, परिवहन की मांग निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको ये बताना है कि जो परिवहन की मांग है ना, ये जो डिमांड है भाई परिवहन की, वो किससे प्रभावित होगी, यानी कि भाई परिवहन की मांग का फैक्टर क्या है जो डिपेंड जिस पे करता है कि परिवहन प्रभावित होगा? सड़कों से, औद्योगिकरण से, जनसंख्या के आकार से, इनमें से कोई नहीं। देखो भाई, अगर आप बात करोगे भाई सड़कों की, ये एक अलग फैक्टर आ जाता है, ये एक अलग फैक्टर है। एट द एंड जो परिवहन का यूज करते हैं वो लोग करते हैं, तो जनसंख्या का आकार जैसा होगा वैसे ही क्या आएगी, परिवहन की मांग आएगी। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसको रिक्वायरमेंट जो है ट्रांसपोर्ट की, परिवहन की, वो ज्यादा होगी। तो जनसंख्या के आकार से क्या होता है भाई, प्रभावित होता है, ध्यान रखना, परिवहन की मांग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले चैप्टर की बात करें, परिवहन जाल क्या होता है? ट्रैफिक जाम, ये तो ऑप्शन देख के वो जैसी आ रही है, ठीक है। परिवहन द्वारा प्रदूषण, या अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणी से जोड़ देने पर जो प्रारूप बने, यानी कि हमने क्या करा, एक रास्ते को बहुत सारे सड़कों से जोड़ दिया है,
तो एकदम हमें क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि भाई परिवहन जाल बन गया है, पूरा क्या बन गया है, जाल बन गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परिवहन जाल बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। और आगे चले, परिवहन के लिए कौन सी जो विद्या है या जो विधा है वो तीव्रतम है, रेल, सड़क यातायात, वायु परिवहन, और इनमें से कोई नहीं। तो वायु परिवहन जो है ना वो सबसे तीव्रतम विधा है, किसकी, परिवहन की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले, महामार्ग की चौड़ाई कितने मीटर होती है, 20, 40, 50, 80, तो 80 मीटर होती है भाई। आगे चले, किस मार्ग के द्वारा उच्च मूल्य वाली तथा शीघ्र नाशवान वस्तुओं का परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि आपको पता है कि ऐसी वस्तु भी होती है जो जल्दी अगर आपको ज्यादा देर लगाओगे उसको पहुंचाने में तो वो रास्ते में पिघल जाएगी या नष्ट नष्ट हो जाएगी, है ना, और काफी महंगी वो होती है। तो ऐसी वस्तुओं को जल्दी पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होता है, रेल मार्ग होता है, वायु मार्ग होता है, सड़क मार्ग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको भाई, वायु मार्ग होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे चले, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग जो है वो किस देश में आरंभ हुआ था, सार्वजनिक मतलब कि जो सभी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हो, तो भारत नहीं हुआ था, तो रूस, पाकिस्तान और इंग्लैंड, ठीक है भाई। तो अगर भारत में नहीं हुआ था सबसे पहले, रूस में भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान में तो वैसे भी नहीं हो सकता, और डी की बात करूँ इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। तो समझ आ गया भाई, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है, आपने पढ़ा होगा बिग इंच पाइपलाइन के बारे में। तो इससे क्या परिवर्तित किया जाता है, जल, दूध, तरल पेट्रोलियम गैस। बहुत लोग क्या करेंगे, सी ऑप्शन देंगे टिक देखते ही, सी नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या, पेट्रोलियम। आगे चले, चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है भाई, लंदन बर्लिन को, बर्लिन पेरिस को, पेरिस लंदन को, और आपका बर्सिलोना बर्लिन को। देखो भाई, इसको तो आप हटा ही दो, ठीक है, इसको आप हटा दो और इसको आप हटा दो, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, पेरिस और लंदन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, वृत्त टरंक मार्ग होकर जाता है, जो वृत्त टरंक मार्ग है वो किससे होकर जाता है, भूमध्य सागर, हिंद महासागर से होकर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, और उत्तरी प्रशांत महासागर से होकर। तो ध्यान रखना है, जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के सघन जाल का विकास हुआ जिसकी दूरी डैश है, ठीक है। तो यूराल जो रूस है वहाँ के जो यूराल जगह है तो उसके पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, यूराल मतलब यूराल पर्वत है भाई, ठीक है, यूराल पर्वत, तो उसके पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में जो है महामार्गों का सघन जाल हमें देखने को मिलता है जिसकी धुरी क्या है, इटली है, मॉस्को है, ऑस्ट्रिया है, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉस्को है, ठीक है। आगे चले, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग रूस का प्रमुख रेल मार्ग है, ठीक है, पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, ओरिएंट एक्सप्रेस, या इनमें से कोई नहीं। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग जो है आपको ध्यान रखना है वो रूस का प्रमुख पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, क्या है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, और यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन, ये जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है इसके दो एंड पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का और एंड पॉइंट क्या है, ये मैंने तुमको मैप में ही बताया है, तुमको चैप्टर में ही बताया, लगभग 2 घंटे की वीडियो बनी है इस चैप्टर की, ध्यान रखना। वो यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो ऐसे नहीं मिलेगी जो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा रहा होगा, मैंने आपको प्रॉपर समझाया, ध्यान रखना। तो मैप और चैप्टर जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि पार साइबेरियन रेल मार्ग, बाकी जो कैनेडियन है, ओरिएंट एक्सप्रेस, सबके बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो दो एंड पॉइंट क्या है कमेंट में बताओगे। आगे चले, निम्न में से किस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आया है भाई। तो किस रेल मार्ग को कहा जाता है, पार साइबेरियन को, पार कैनेडियन को, ओरिएंट एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो कनाडा की आर्थिक धमनी की बात हो रही है तो पार कैनेडियन रेल मार्ग को कहा जाता है, समझ रहे हो भाई। आगे चले, निम्न में से कौन सा जो है विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है, जो बिल्कुल बिजी रहता है, वृहद टरंक मार्ग है, उत्तमाशा अंतरिक्ष मार्ग है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है, इनमें से कोई नहीं। तो वृहद टरंक मार्ग इसका आंसर हो जाएगा, जो सबसे व्यस्तम क्या है, जलमार्ग आपका है, ठीक है। आगे चले, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, 1999 में, 1867 में, 1869 में, 1766 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1869 हो जाएगा। आगे चलते हैं,
निम्न में से कौन सा जलमार्ग जो है विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है? विदटंक मार्ग है, राइन जलमार्ग है, उत्तर प्रशांत जलमार्ग है, इनमें से कोई नहीं। जो सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, राइन जलमार्ग। ठीक है भाई, आगे चले। निम्न में से किस देश में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध है वो पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है? तो दूध को किससे भेज रहे हैं भाई? दूध को भेज रहे हैं पाइपलाइन से। ठीक है, कहाँ से भाई? फार्मों से फैक्ट्रियों तक। तो कहाँ पे होता है ऐसा? ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, चीन में, रूस में? न्यूजीलैंड में होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखो रखना है। अगले चैप्टर की बात करें। निम्न में से कौन सा मार्ग रोम को चीन से जोड़ता था? ठीक है, यानी एंशियंट टाइम पे क्या होता था? व्यापार तो होता ही था, है ना? तो किस मार्ग के द्वारा जो है रोम और चीन आपस में जुड़े हुए थे? तो वेदटंक मार्ग है, तो यार हो ही नहीं सकता। रेशम मार्ग, डैन्यूब जल मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम मार्ग के जरिए। समझ आ रहा है आपको? ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रों ने व्यापार के क्षेत्र में क्या करा? जैसे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो लोगों ने क्या कर दिया ना, व्यापार के लिए बाधा लगाने लग गए, यानी व्यापार पर थोड़ा वो प्रतिबंध लगाने लग गए। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर व्यापार कर लगाने लग गए वो। अगर तुम्हें कंट्री से व्यापार करना तो भाई कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। और संख्यात्मक प्रतिबंध यहाँ पर उन्होंने लगा दिए कंट्रीज ने, ठीक है, दूसरे कंट्रीज पर। आगे चले। विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो GATT, गैट। ठीक है, इस नाम से जाना जाता था। अब GATT की फुल फॉर्म मुझे आप बताओगे कमेंट में, ठीक है, कि GATT की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO, उसे पहले इस नाम से जाना जाता था। आप मुझे क्या इसकी फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बता देना भाई। आगे चले। और व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तोल कहलाता है। ठीक है, अगर हम व्यापार कर रहे हैं वस्तुओं का, तो जो उसका वास्तविक तोल है वो क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है, परिमाण कहलाता है, परिवहन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो परिमाण कहलाता है। ठीक है, यानी आपने कितना जो है सामान बेचा, उसका वास्तविक जो तोल है, वास्तविक मात्रा को हम परिमाण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। आगे चले। निम्न में से किसे जो है फेरी पत्तन के रूप में जाना जाता है भाई? रोसेना पत्तन नहीं जाना जाता है, विश्राम पत्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो पैकेट स्टेशन को जो है फेरी पत्तन के रूप में भी जाना जाता है। आगे चले। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में कहा जाता है या जाना जाता है? रेलवे, पत्तन, सड़क, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर आंसर आप बता ही चुके होगे। ठीक है, तो पत्तन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि जिसको जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगर आपको आंसर पता है ना, तो भाई आप मेरे से पहले जो है भाई कमेंट के अंदर जो है आंसर अपने डाल दिया करो। ठीक है भाई, ध्यान रखना है आपको, इस सब की तैयारी पता चलती है। आगे चले। निम्न में से कौन से कथन से ज्ञात होता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है हानिकारक भी हो सकता है? भाई देखो, अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ना, ये हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कि अगर आप क्या कर रहे हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हो। संसाधनों का नष्ट होना, ये भी एक हानिकारक प्रभाव है। और समुद्री जीवन का नष्ट होना, ये भी एक प्रभाव है। ठीक है, बाकी ये दो मेजर प्रभाव है, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है WTO का। तो पहले इसको GATT कहा जाता था, मैं बता चुका हूँ। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, ब्राजील में है, केप टाउन में है। तो न्यूयॉर्क में तो भाई नहीं है, ब्राजील में भी नहीं है, केप टाउन में भी नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी, जेनेवा में है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे चले। व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना क्या कहलाता है? अगर आप व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोल रहे हो अपनी, यानी दूसरी कंपनीज को आने दे रहे हो, तो क्या कहलाता है? वो बाह्य व्यापार कहलाता है, अंतर व्यापार कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, या यूं कह लो जिसको उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, क्यों आपने उदारीकरण की नीति अपनाई, जिस वजह से अपनी अर्थव्यवस्था को आपने खोल दिया है दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, कंपनीज के लिए। अब हम बात करते हैं बुक 2 की। तो फर्स्ट बुक से हमने जो 8 चैप्टर्स थे जो आ रहे थे उसको हमने देख लिया है। अब बुक 2 की बात हम करने वाले हैं, जिसका नाम क्या? भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। पहला चैप्टर आपको पता ये है, जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। देखो, तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि पहली जनगणना किस वर्ष पूरी हो गई थी। ठीक है, 1857 में, 1872 में, 1881 में, या 1901 में। तो पूर्ण जनगणना आपसे पूछी है, तो ऑप्शन सी भी को करेक्ट हो जाएगा। आगे चले। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है अकॉर्डिंग टू 2011
सेंसिस या जनसंख्या, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 217, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 555। तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। आगे चले, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, मैप वाली वीडियो में ही बताया था। ठीक है, बाकी आपको जो भी चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, आपको मैप देखना है, सब कराया हुआ है भाई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसको आप देख लेना, या तो आप सर्च भी कर सकते हो या प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी देख सकते हो। ठीक है, आगे चले, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है भाई? अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पर आपको 17 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि किस दशक को जनसंख्या स्थिरता का दशक कहा जाता है? तो दो क्वेश्चन पूछते हैं भाई इस टॉपिक से, जहां पर आपको 4 दशाएं बता रखी होती हैं। तो एक तो जनसंख्या विस्फोट वाली अवधि को आपसे पूछी जाती है, और एक जनसंख्या स्थिरता वाली पूछी जाती है। तो देखो भाई, ध्यान से देखना। तो 1901 से 11, 11 से 21, 21 से 31, या 1931 से लेकर 41। तो ध्यान रखना है आपको, जो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 1911 से लेकर 21 वाली जो अवधि है, इसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या स्थिरता वाली अवधि कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर जो है जन्म दर भी उच्च थी भाई, ठीक है, और आपकी जो मृत्यु दर है वो भी उच्च थी, तो दोनों बैलेंस हो गए। ठीक है, तो जनसंख्या स्थिर सी रही थी। आगे चलें, भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? परसेंटेज आपको बताना है। तो आपको देख लेना भाई, 1.64 है, 2.14% है, 1.17% है, 1.92 है। तो जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, राष्ट्रीय युवा नीति, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तो 2014 के अनुसार किस आयु वर्ग को युवा माना जाता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आई गई थी, तो इसके अनुसार कौन सा आयु वर्ग है जो युवा के अंदर आएगा, यूथ के अंदर आएगा? ठीक है, तो 15 से 29 वर्ष वाला आएगा। आगे चले, अगले चैप्टर की बात करते हैं, मानव बस्ती की। तो मानव बस्ती का अर्थ क्या है? व्यापार का केंद्र केवल गांव, केवल शहर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो घरों का समूह है जहां लोग रहते हैं वो बस्ती बन जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ग्रामीण बस्तियां किस पर आधारित होती है भाई? उद्योगों पर, परिवहन पर, कृषि पर, खनिज पर। समझ रहे हो? तो कृषि पर होती है। क्या? कृषि पर निर्भर होती है, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं प्राथमिक क्रियाकलाप ही कर रहे होते हैं, अधिकतर कृषि कर रहे होते हैं, कुछ पशुपालन भी कर रहे होते हैं। आगे चले, ग्रामीण और शहरी बस्तियों का प्रमुख अंतर क्या है? जनसंख्या का आकार, आजीविका का आधार, सामाजिक संबंध, या उपयुक्त सभी। तो अब सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? जनसंख्या के आकार में आपको फर्क देखने को मिलेगा, दोनों का काम धंधे अलग होते हैं, तो आजीविका का आधार भी अलग है और सामाजिक संबंध भी अलग होते हैं। जैसे कि जो नगर है, जो नगरीय बस्तियाँ होती है, शहरी बस्तियाँ होते हैं, वहाँ पर जो संबंध होते हैं वो औपचारिक होते हैं, यानी नाम मात्र के होते हैं। लेकिन ग्रामीण बस्तियों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे अच्छे संबंध होते हैं। आगे चले, समूहित बस्तियाँ जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर्ड सेटलमेंट, की पहचान क्या है? इसे गुच्छित बस्तियाँ ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर इकट्ठे बने होते हैं, घर बहुत दूर दूर होते हैं, घर नदी के किनारे ही होते हैं, घर केवल पहाड़ पर होते हैं, तो नाम से पता चल रहा है, तो घर होते हैं बहुत इकट्ठे बने होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे चले, ग्रामीण और शहरी बस्तियों का मुख्य अंतर क्या है? आई थिंक ये वापिस आ गया है ना, ध्यान आपको रखना है, इसको छोड़ो। प्राचीन नगरों का विकास मुख्यतः किस रूप में हुआ है? ठीक है, जो प्राचीन नगर है उनका विकास किस रूप में हुआ था? औद्योगिक केंद्र के रूप में नहीं हुआ था, प्रशासनिक केंद्र के रूप में नहीं हुआ था, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो है हमें प्राचीन नगरों का विकास देखने को मिलता है। तो क्या आप मुझे कुछ ऐसे नगरों का नाम बता सकते हो जिनका जो विकास है वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में हुआ है, और जो कि प्राचीन नगर है? ठीक है, ये मुझे कमेंट में बताओगे, और ड्यूरेशन के साथ बताना भाई कि मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है प्राचीन नगर का उदाहरण है? ठीक है, प्राचीन नगर का उदाहरण आपसे पूछा है, तो दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, नागपुर, कौन सा आपका प्राचीन नगर में आ जाएगा? तो ऑप्शन सी जो आपका वाराणसी जो है ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? प्राचीन नगर का। आगे चले, मध्यकालीन नगरों का विकास अधिकतर किस रूप में हुआ है? तो धार्मिक स्थल के रूप में नहीं हुआ है, व्यापारिक केंद्र के रूप में भी नहीं हुआ है, शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी नहीं हुआ है, राजधानी और रजवाड़ों के मुख्यालय के रूप में जो है हमें देखने को मिला है मध्यकालीन नगर। पल्ली बस्तियों की इकाइयों को विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपसे पूछे किस नाम से जाना जाता है?
मोहल्ला, पाड़ा, पाली, नगला, नगर, नगर पंचायत, बाजार, चौक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाड़ा, पाली, नगला जो है इनको नाम से जाना जाता है अलग अलग भागों में। आगे चले, अगले चैप्टर की बात करते हैं। भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है? जितने भी भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख है कि जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसका जो लेखा जोखा है वो कौन सा विभाग रखता है? कृषि विभाग, भू राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग। तो ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। भू राजस्व विभाग बेसिकली इस सबकी जानकारी रखता है। आगे चले, वनों के अधीन क्षेत्र का अर्थ क्या है? कोई क्षेत्र अगर वन के अधीन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? केवल प्राकृतिक वनों का क्षेत्र है वो, केवल वृक्षारोपण क्षेत्र, या वो क्षेत्र जो राजस्व अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज हो कि यहाँ पर भाई वन है या डेवलप करे जा सकते हैं, और केवल पर्वतीय क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वन के अधीन क्षेत्रों में खरीफ की फसलें मुख्यतः कब बोई जाती है? गर्मियों के खत्म होने पर, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ, शरद ऋतु में या सर्दियों में? ध्यान रखना है भाई, बिल्कुल आंसर जो हो जाएगा इसका ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है इंडिया में उसी के साथ जो है खरीफ फसल बोई जाती है। आगे चल, इसकी जगह आपको अगर मानसून भी दिख जाए ना ऑप्शन में कि भाई मानसून आने के साथ, तो वही आंसर होगा। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा, मानसून मिल जाएगा, ठीक है। या आपको गर्मी का टाइम मिल जाएगा तो भी आप लिख सकते हो। आगे चले, पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलों को किस नाम से जाना जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो पश्चिम बंगाल है वहां पर चावल की 3 किस्में बोई जाती है, 3 फसल बोई जाती है, उनका नाम क्या है? खरीफ, रबी, जायद, अमन, ओस, बोरो, ठीक है, बसंत, शरद, हेमंत। अरे ये तो सीजन के नाम है। अमन, धान और अरहर, ठीक है। तो अमन, ओस और जो बोरो है, ये क्या है? आपकी 3 फसलें हैं जो कि चावल की हैं, पश्चिम बंगाल में बोई जाती हैं, ध्यान आपको रखना है। और आगे चले, भारत में चावल मुख्यतः किस फसल ऋतु में उगाया जाता है? तो इंडिया के अंदर जो चावल है मेनली किस फसल ऋतु में आएगा? रबी, खरीफ, जायद और वसंत, ये आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ में बोया जाता है। आगे चलें, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ तो भारत किस स्थान पर आता है अकॉर्डिंग टू 2018? ठीक है, उसके बाद अभी डेटा अपने पास है नहीं, ये आपके एनसीईआरटी ने दिया नहीं है। तो दूसरा स्थान आता है, ध्यान रखना है। गेहूं मुख्यतः किस ऋतु में बोया जाता है? तो रबी में बोया जाता है। अरहर को और किन नामों से जाना जाता है? लाल चना और मसूर, ठीक है, मसूर और उड़द, लाल चना और पीजन पी, या मूंग और उड़द? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो लाल चना और पीजन पी के नाम से जो हम अरहर को जानते हैं। आगे चले, कॉफी की 3 किस्में भाई, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, अरहर, मसूर, मूंग। अरेबिका, कैटूरा, मुंडो ये नहीं है, इंडिका, सटाइवा हाइब्रिड ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका जो है ये कॉफी की 3 किस्में हैं। आगे चलें, और सुनो भाई, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी किस्म चलती है कॉफी की? ये भी कमेंट है, बताओ आप मुझे, ठीक है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो है कौन सी किस्म चलती है कॉफी की ज्यादा? आगे चले, भारत में मुख्यतः कौन सी किस्म की कॉफी का उत्पादन होता है? अरे यार क्वेश्चन यही आ गया, ठीक है। तो अरेबिका है, ठीक है भाई, क्या है? अरेबिका, आपको ध्यान रखना है। आगे चलें, अगले चैप्टर की बात करते हैं। भारत में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन लगभग कितना है? ठीक है, तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन की गहराई को समझना, कि इंडिया के अंदर पुनः यानी फिर से पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन, कि जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं पूर्ति योग्य, ठीक है, तो कितना है वो? 232 है, 332 घन किलोमीटर है, 432 घन किलोमीटर है, 532 है। तो ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 432 घन किलोमीटर, ठीक है। आगे चलें, किन राज्यों में भूमि जल का उपयोग सबसे ज्यादा होता है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल ये नहीं है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे चले, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हरियाली परियोजना का उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति फैलाना, पहले से फैली हुई थी, ग्रामीण जल संरक्षण और आपूर्ति, औद्योगिक जल प्रबंधन, या समुद्री जल संरक्षण? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, कि जो ग्रामीण जल है उसको बचाना है और लोगों को आपूर्ति करानी है जल की। तो ठीक है, इसलिए हरियाली कार्यक्रम चलाया गया था केंद्र सरकार द्वारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में जल संसाधन से जुड़ा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? को बताना कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा चलाया गया है? अरवारी पानी संसद, नीरू मीरू, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे? तो भाई एक ही आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जो कि है भाई अपना, अलवर में कौन सा जल संरक्षण कार्यक्रम प्रसिद्ध है? अलवर यानी कि राजस्थान में है।
तो चार ऑप्शन आपके सामने, तरुण भारत संघ, अरवारी पानी संसद, जल जीवन आंदोलन, नीरू मीरू कार्यक्रम। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरवारी पानी संसद जो है ये आपका अलवर में चलाया गया था। आगे चले, किस राज्य की सरकार ने घरों में जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया था या अनिवार्य कर रखा है? तो तमिलनाडु में कर दिया था। ठीक है भाई, तो भाई तुम्हें वहां पर क्या करना है, जल संरचना को बिल्कुल कंफर्म कर दिया वहां पर कि तुम्हें बनवाना ही पड़ेगा अपने घर के अंदर, या ठीक है कि जहाँ पर तुम जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें तुम्हारी जो इमारत है उसकी मंजूरी नहीं मिलेगी। आगे चलें, अगले चैप्टर की बात करते हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पर जो आ जाता है कई बार नीरू मीरू को लेकर, कि भाई जो नीरू मीरू कार्यक्रम है, मुझे आप इस कमेंट में बताओगे। ठीक है, नीरू मीरू का मतलब क्या है, ठीक है, और ये कहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, इसकी लोकेशन या प्लेस बता देना। ठीक है, इसका प्लेस, ठीक है भाई, कहाँ पर चलाया गया और इसका मतलब क्या है, दोनों मुझे इसका बता देना। अगर नहीं पता होगा तो मैं कमेंट में खुद पिन कर दूंगा फिर। आगे चले, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन आपका अगला चैप्टर है। देखो भाई, भूतापीय ऊर्जा जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में कहाँ हुआ था? ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा का उपयोग का पहला जो सफल प्रयास है कहाँ हुआ था भाई? 1890 में बोयस शहर इडाहो जो कि यूएसए में है, टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, बर्लिन जर्मनी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना बोयस शहर में हुआ था। आगे चले, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है इंडिया के अंदर? ठीक है, असम, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ध्यान रख लेना भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आरक्षित तेल भंडार असम में है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनेक अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय समझते हो ना आप, तो होते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिसको फिर से रिन्यू हम नहीं कर सकते हैं। तो जल, सौर, ताप, पवन। तो अनवीकरणीय स्रोत आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ताप जो है आपका अनवीकरणीय स्रोत में आ जाता है, बाकी आपके सारे नवीकरणीय है, जल, सौर, पवन, बाकी आप सब आप बना सकते हो फिर से। ठीक है, कितना भी यूज कर लो। उसके बाद भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 45 में, 1948 में, 1950 में, 1954 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, 1967 में ट्रॉम्बे जो परमाणु ऊर्जा संस्थान का नया नाम क्या रखा गया था? तो ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान, इसका नाम बदल दिया था, क्या रख दिया गया भाई? परमाणु अनुसंधान परिषद, भारत परमाणु संस्थान, परमाणु ऊर्जा संगठन, या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे चलें, अगले चैप्टर की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, अगला अगला चैप्टर है। इससे कौन कौन से एमसीक्यू निकलते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? आपको जो पर्वतीय क्षेत्र कार्यक्रम है विकास के लिए, तो किस पंचवर्षीय योजना में करा गया था ये? तो पांचवी में करा गया था। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में कौन सी तहसीलें शामिल हैं या सम्मिलित हैं? चंबा और कांगड़ा, भरमौर और होली, कुल्लू मनाली, स्पीति, किन्नौर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भरमौर और आपकी होली है। आगे चलें, भरमौर जनजातीय क्षेत्र को कब अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया था? किसको? भरमौर जनजातीय क्षेत्र को 21 नवंबर 1970, 21 नवंबर 1972, 21 नवंबर 75 में, 21 नवंबर 1980 में। तो ध्यान रखना है 21 नवंबर 1975 में करा गया था। आगे चलें, इंदिरा गांधी नहर कब प्रारंभ हुई थी? 1 मार्च 1948, 1 मार्च 1951, या 31 मार्च 1958 को, या 1 मार्च 1960 को? तो 31 मार्च 1958 में बेसिकली जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टार्ट करी गई थी। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? रावी नदी, यमुना, हरी के बांध, या भाखड़ा से? तो हरी के बांध से निकलती है। आगे चलें, इंदिरा गांधी नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई कितनी है जितनी बनाई गई है? तो 8060 किलोमीटर है, 9060 किलोमीटर है, 10060 किलोमीटर है, 11060 किलोमीटर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9060 है। इंदिरा गांधी नहर लगभग कितने हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी? 15.63 लाख हेक्टर, 18.63 लाख हेक्टर, और 19.63 लाख हेक्टर, और 20.63 लाख हेक्टर। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 19.63 लाख हेक्टर। ठीक है, अगले चैप्टर की बात करते हैं, परिवहन और संचार की। इंडिया से है, ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाला चैप्टर हो गया अपना।
राष्ट्रीय महामार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, किसके अधीन आता है? राज्य सरकार, नगर पालिका, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या रेल मंत्रालय। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे चले। भारत में राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई, कुल सड़कों की लंबाई का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपसे पूछा है कि भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय महामार्ग हैं तो उनकी कुल लंबाई, कुल सड़कों की लंबाई का लगभग कितना परसेंट है? तो वो 2% है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जितने भी सड़क फैली हुई उसका 2% ही है बस। स्वर्णिम चतुर्भुज किन स्थानों को जोड़ता है भाई? दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, श्रीनगर। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि 4 जगह हमको चाहिए, है ना। तो ये भी नहीं है, तो बचा क्या? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, जो 4 ऐसी जगह है जो जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। आगे चले। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ठीक है, ऐसे उत्तर दक्षिण भी है। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किन स्थानों के बीच है? श्रीनगर, कन्याकुमारी, ये उत्तर दक्षिण वाला है। सिलचर, पोरबंदर, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, ये नहीं है, ये नहीं है। सिलचर, पोरबंदर, ठीक है। सिलचर असम का है, पोरबंदर गुजरात का है। आगे चले। सीमा सड़क संगठन, जिसको हम बोलते हैं BRO, की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। आगे चले। भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहाँ शुरू हुई थी? 1853 में, मुंबई ठाणे में, मुंबई से ठाणे तक। आगे चले। भारतीय रेल का कुल नेटवर्क 2019-20 के अकॉर्डिंग लगभग कितने किलोमीटर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 67,956 किलोमीटर, इतना नेटवर्क अभी है इंडिया में, ठीक है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। आगे चले। भारत का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 कौन सा है? ये किन 2 जगह को जोड़ता है? तो प्रयागराज, हल्दिया को जोड़ता है, प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है NW1, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 5 है लगभग, है ना। तो ये वाला कई बार आया है, ध्यान रखना। तो आगे चले। भारत की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो कि नहर कटिया से बरौनी तक चलती थी, किस संस्था द्वारा बनाई गई थी? तो IOCL, BPCL, ONGC नहीं होगा, इसका आंसर होगा OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसने बनाई थी क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो कि नहर कटिया से बरौनी तक जाती थी। भारत की पहली जो है 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन HVJ किसके द्वारा बनाई गई थी? अब जो ये HVJ है ना भाई, इसका मतलब मुझे बता देना भाई। जो ये HVJ है, ये 3 जगहों को दर्शा रही है, HVJ। अगर तुमने चैप्टर की वीडियो देखी पता होगा तुमको, है ना। तो HVJ ये किन 3 नामों को दर्शा रही है, या मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है भाई। तो पहली 1700 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन जो है, जिसको HVJ गैस पाइपलाइन बोलते हैं, किसके द्वारा बनाई गई है? तो 3 क्षेत्रों तक जाती है, इसलिए इसका नाम HVJ भी है। तो IOCL, GAIL, ONGC या OIL, ये नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। गेल ने बनाया है, ठीक है। भारत में रेडियो का प्रसारण पहली बार कब हुआ था? 19 में, 23 में, 1930 में, 1957 में। तो 1923 में हुआ था। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो कि इंडिया के कंटेक्स्ट में है। आगे चलते हैं। 2016 से लेकर 2021-22 तक भारत के निर्यात संगठन में किस वस्तु की हिस्सेदारी स्थिर रही? समझ रहे हो क्या बोला यहाँ पर? निर्यात में, ठीक है, कि हम निर्यात जो कर रहे हैं उसके अंदर किस चीज की जो स्थिति है वो बिल्कुल स्थिर रही, ना बढ़ी ना घटी। यानी कि निर्यात नॉर्मल वैसा का वैसा है जैसे पहले था। कृषि उत्पाद का, विनिर्माणी वस्तुओं का, अयस्क और खनिज का, या पेट्रोलियम उत्पाद का? तो अयस्क और खनिज की जो स्थिति है वो स्थिर रही थी। आगे चलें। 2021 से 22 में भारत के कुल निर्यात में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? आपको ध्यान रखना है भाई, 67.8% थी। 100% अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो 67%, 67.8%, लगभग 68% वो किसकी थी? अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की थी। आगे चले। 1970 के दशक में भारतीय खाद्यान्न आयात रुकने का प्रमुख कारण क्या था? हम पहले क्या करते थे, खाद्यान्न का आयात करते थे, लेकिन 1970 के दशक में रुक गया था आयात, हमने खाद्यान्न आयात करना छोड़ दिया था। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि हरित क्रांति आ गई थी इंडिया के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। 1973 के ऊर्जा संकट के बाद भारत के आयात बजट में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? यानी 1973 में जो ऊर्जा संकट हमें देखने को मिलता है, उसके बाद हमारा आयात का बजट बहुत बढ़ गया, हम आयात ज्यादा करने लग गए। किस वजह से और किस चीज का आयात करने लग गए? सिंपल सा मतलब है। इस मुख्य कारण क्या था? पहली बात तो ध्यान रखना, जो पेट्रोलियम था उसका जो रेट काफी हाइक पर चले गया था, काफी बढ़ गया था, इस वजह से जो हमको हमको आयात बजट बढ़ाना पड़ा। आगे चलें। भारत में कुल कितने प्रमुख पत्ता है? तो 12, ध्यान रखना, और बाकी 200 छोटे पत्ता है, बाकी 12 मेन है। आगे चले। भारत का सबसे बड़ा
कंटेनर पतन क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू पतन है, इसको नाहवा शेवा भी बोलते हैं। और कोलकाता पतन की प्रमुख समस्या क्या है? समुद्र की कमी, उथला जल, भारी गाद जमाव। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि गाद जमा हो जाती है, बहुत ज्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, तो ये कोलकाता पतन की बहुत बड़ी समस्या है। आगे चले, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू 2016 से लेकर 17? तो कितनी है भाई? 25 है, ठीक है। आगे चले, विशाखापट्टनम जो पत्तन है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो आपका ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत के आयात के प्रमुख वस्तुओं में शामिल नहीं है। जो हम आयात करते हैं तो उसके अंदर क्या शामिल नहीं है? सोना और चांदी, बहुमूल्य रत्न, उर्वरक और लौह अयस्क। तो लौह अयस्क हम क्या करते हैं? आयात नहीं करते हैं। लास्ट चैप्टर की बात करें, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ये चैप्टर आपका। तो देखते हैं इसको। तो पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः किसका परिणाम है? अगर जो पर्यावरण प्रदूषण हो भी रहा है तो किस वजह से हो रहा है ये? तो ये ध्यान रखना आपका हो रहा है मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादनों से मुक्त द्रव्य और ऊर्जा। समझ गए? ठीक है भाई, तो अपशिष्ट उत्पाद है जो मानवीय क्रियाकलापों की वजह से हो रहा है, उस वजह से जो आपको ये पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिल रहा है। आगे चले, और जल में पदार्थों की सांद्रता बढ़ने पर जब जल स्वतः शुद्ध नहीं हो पाता है तब उसे क्या कहा जाता है? यानी जब जल में कुछ वैसे पदार्थ मिल गए जिससे जल शुद्ध नहीं रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रदूषित जल, कठोर जल, स्थिर जल या अतिशुद्ध जल? तो प्रदूषित जल बोलेंगे, सिंपल सा मतलब है। आगे चले, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने परसेंट संचारी रोग जल जनित है? यानी जो संचारी रोग जो 1% से दूसरे परसेंट तक फैल जाते हैं, वो जल जनित है। वो कितने परसेंट ऐसे रोग है जल जनित है, संचारी रोग? 10%, 25%, 50, 75? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1/4% यानी 1/4 हिस्सा जो है जितने भी संचारी रोग हैं वो जल जनित है, ध्यान रखना, उसका 1/4 यानी 25%। आगे चले, निम्न में से कौन सा उद्योग जो है जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना गया? तो कौन सा उद्योग आपसे पूछा है? वैसे सारे उद्योग लगभग जो है भाई नुकसान पहुंचाते हैं प्रदूषण में, ध्यान रखना, जल प्रदूषण भी करते हैं। तो सबसे मेन कौन अपना जो है यहाँ पर योगदान दे रहा है जल प्रदूषण करने में? सीमेंट और कांच उद्योग नहीं, ऑटोमोबाइल भी नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ से करेगा यार? तो चमड़ा, लुगदी, कागज और वस्त्र और रसायन उद्योग जो है बेसिकली जल प्रदूषित करते हैं। देखो भाई, आगे चले, शहरी धूमकोरा किससे संबंधित है? ये आपका भाई आएगा वायुमंडलीय प्रदूषण में, ठीक है, ध्यान रखना है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को किस इकाई में मापा जाता है? अगर हमको ध्वनि प्रदूषण की जांच करनी है तो इसको हम डेसिबल में मापते हैं, क्योंकि साउंड का पता जो चलता है वो डेसिबल से ही मेजर करा जाता है, ये इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है। आगे चले, नगरीय ठोस अपशिष्ट के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो केवल उद्योग है, केवल कृषि है, घरेलू और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, मतलब घर से और व्यवसाय से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है वो बेसिकली क्या है? नगरीय अपशिष्ट के मुख्य स्रोत है। आगे चले, भारत के अधिकांश शहरों में नगरीय ठोस कचरे का कितना भाग बिना एकत्र किए ही छोड़ दिया जाता है? तो भारत के अंदर शहरों में जो जितने भी नगरीय ठोस कचरा है, तो कितना भाग जो बिना एकत्र किया ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है? 5 से 10%, 10 से 20%, 30 से 50 या 70 से 80? तो 30 से 50%, ठीक है। ठोस अपशिष्ट के अनुचित निपटान से मुख्यतः कौन सी बीमारियां फैलती है? अगर जो ठोस अपशिष्ट जो कचरा निकल रहा है उसको वैसे छोड़ दे रहे हैं तो कौन सी बीमारियां फैलने के चांस है हो जाती है? तो टाइफाइड, डिप्थीरिया, दस्त और हैजा, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे चले, ग्रामीण शहरी प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? जो लोग हैं वो गांव से यानी ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके में जा रहे हैं, मेन रीजन क्या है इसका? ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार है, होता तो अभी जाते क्यों फिर? नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग है, गांव में अधिक वेतन, या शहरों में खेती के अवसर है? देखो भाई, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, और ना ये आंसर है। अगर ये होता तो भाई जाते ही क्यों? तो नगरीय क्षेत्रों में ना मजदूरों की मांग बहुत अधिक है। और एक और रीजन होता है कि भाई यहाँ पर जो है नगर में फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो भी आंसर हो जाएगा अपना। आगे चले, भू निम्नीकरण का मतलब क्या है? कि जो भूमि की उत्पादकता है, जो भूमि की प्रोडक्टिविटी है, जो उसका उपजाऊपन है, वो स्थायी या मतलब परमानेंटली, या अभी परमानेंट नहीं है, मतलब कि बाद में थोड़ी देर तक उसको खाली छोड़ोगे तो वो ठीक भी हो जाएगी, उसके उपजाऊपन वापस आ जाएगा। तो स्थायी या अस्थायी तौर पर जो है उसकी उत्पादकता में कमी आना, ये क्या भूमि भू निम्नीकरण होता है, ध्यान आपको रखना है। आगे चले, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है भूमि के निम्नीकरण में सहायक है? तो मृदा अपरदन, लवणता, जल जमाव, जो ये मेन ऐसी प्रक्रिया है।
या मान लो कारण है जिससे जो भूमि निम्नीकरण होता है। मृदा अपरदन क्या होता है पता है आपको, कि उसके ऊपर की लेयर हट जा रही है। ठीक है। लवणता कब फैलती, जब ज्यादा पानी जमाव हो जाता है उस जमीन के अंदर सिंचाई की वजह से, तो लवणता और जल जमाव आपको देखने को मिलता है, जिससे भू निम्नीकरण होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आगे चले। झाबुआ जिले के पेटलावाड़ विकास खंड में समुदाय द्वारा चरगाह प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो झाबुआ एक जिला है, तो यहाँ पर क्या एक पेटलावाड़ विकास करा गया, तो यहाँ पेटलावाड़ खंड में विकास करा गया किस चीज के लेकर, चरगाह प्रबंधन को लेकर। तो उसकी विशेषता क्या थी कि चरगाह भूमि पर खुली चराई को प्रोत्साहन देना, किसी ने पेड़ नहीं लगाए, प्रत्येक परिवार ने साझा भूमि पर पेड़ लगाए और खा घास बोई और चराई पर सामुदायिक नियंत्रण किया। ठीक है। और पूरी भूमि सरकार ने अधिग्रहण कर ली। देखो ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, जो ऑप्शन सी है ये आंसर है, जहां पर जो है लोगों ने चरगाह का प्रबंधन करा। कैसे, लोगों ने जो साझा भूमि वहां पर पेड़ लगाए, घास उगाई, और जो चराई पर जो जानवर चराई करते हैं उस पर सामुदायिक नियंत्रण किया, यानी कि सबने मिलकर नियंत्रण करा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपका ये आपके एमसीक्यू की सीरीज थी, कह लो वन शॉट वीडियो थी, ये खत्म हो चुकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। जो पूछा कमेंट में उसका आंसर भाई जरूर बता देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।